जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने केमिस्ट्री की क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता और उसमें क्या-क्या दोष पाई गई है, ये भी हम आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। देखिए हमारी आवर्त सारणी जो आधुनिक बना, जिन्हें मोसले ने जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल दिया, उसमें क्या-क्या विशेषताएं थी। पहला में आया हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें इनकी विशेषता में पढ़नी है। तो पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन, दूसरा है संयोजकता और परमाणु आकार के बारे में जानेंगे और धात्विक गुण, फिर आयनन ऊर्जा के बारे में जानेंगे और फिर हमारा विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्साइडों का गुण। चलिए हम एक एक करके इसको शुरू कर लेते हैं। पहला है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा सबसे बाहर वाले कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हुआ सिंपल सा कि कोई भी अगर आपके पास धातु है, तत्व है, उसके बाहरी कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, दो है तो उसी को बोलेंगे। देखिए यहाँ आवर्त सारणी में बाएं से दाएं अगर जा रहे हैं, आप अपने पास बुक में पीरियोडिक टेबल रखिए और अपने बाएं हाथ से अगर दाएं हाथ के ओर इशारा करिए। जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। मतलब कि आप मान लीजिए कि ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। मान लीजिए यहाँ हम धातु रखे हैं, एक एक तत्व को रखे हैं, लेकिन आप यहाँ पीरियोडिक टेबल समझ सकते हैं। अगर देखिए आपके पास अगर सोडियम है तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11। लेकिन इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये जो एक आपको दिख रहा है यही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो गुण आपको बताया ना कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो देखिए आप बाएं से दाएं जाइए इधर की तरफ, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आप जैसे जैसे आगे जाते जाइएगा देखिए कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो यही आपको बता रहा है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक क्रम में बढ़ती है। मतलब आप एकदम एक लाइन से अगर अपने तत्व को रखा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एकदम सीक्वेंस में बढ़ती चली जाएगी। आपका नेक्स्ट विशेषता है संयोजकता। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है और आज भी समझ लीजिए। किसी तत्व की संयोजी क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। मतलब कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, अब मान लीजिए कि सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, यहाँ 1 होगी। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम है, इसके कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह से आपका बढ़ती जाएगी और आर्गन पे जाके 0 हो जाती है। मतलब इसका अष्टक पूरा हो जाता है, फुलफिल हो गया। कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं, अब अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो संयोजकता में 1 से 4 तक बढ़ती है। मतलब संयोजकता कितने पे जाके खत्म हो जाएगी? देखिए यहाँ 4 पे जाके खत्म हो गई। अब फिर यहाँ से घटता शुरू हो जाएगा। फिर संयोजकता 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में क्या होता है? बढ़ता है। फिर घटकर 1 हो जाती है। देखिए यहाँ हमने दिखाया आपको कि घट के 1 हो गई, फिर 0 हो गई। तथा निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। मतलब जो निष्क्रिय धातु हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। मतलब उनकी वो पूरा फुलफिल होता है, बाहरी कक्षा उनका भरा हुआ होता है। ना उनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है, ना ही उनको देने की जरूरत होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर घटकर 1 हो जाती है तथा निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता है आपकी परमाणु का आकार। कह रहा है कि किसी परमाणु के केंद्र में केंद्रक से उसके बाह्यतम कक्ष, सबसे बाहरी वाले कक्ष तक की दूरी को परमाणु आकार कहते हैं। आप देखिए किसी परमाणु केंद्रक, यहाँ ये केंद्र आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ केंद्र, ये है केंद्र। उसकी बाह्यतम कक्षा, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ बाहर वाला कक्षा, इनके बीच में यहाँ सेंटर से लेके बाहर तक में
यहाँ से जो दूरी है यहाँ से बाहरी तक है, इसी को परमाणु आकार बोलते हैं कि मतलब परमाणु का आकार कितना आपका बड़ा है। कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। अगर लेफ्ट से आप अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ मान लीजिए पीरियोडिक टेबल का आप पूरे तत्वों को उठा लीजिए, सोडियम से लेकर के आर्गन तक। तो आपको भी पता है कि सोडियम आगे होता है, उसके बाद आगे आगे बढ़ता बढ़ता आर्गन तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, इधर से इधर की तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आकार है ना परमाणु का, यहाँ जो आवर्त से परमाणु का जो आकार है, यहाँ देखिए सोडियम का बड़ा था, मैग्नीशियम का घट गया, और इसी तरह से घटते घटते धीरे धीरे यहाँ पर ही जो आपका हो गया, यहाँ पर ही सबसे छोटा हो गया, मतलब संयोजकता 0 हो गई, मतलब कि आकार भी छोटा हो गया। तो यही है आपका परमाणु आकार। मतलब कि बाएं से अगर दाएं की तरफ जाएंगे आप अपने पीरियोडिक टेबल में, तो परमाणु का आकार घटता जाएगा। मतलब कि उनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जैसे फुलफिल हो जाएंगे, मतलब भर जाएंगे, वैसे उसका परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। नेक्स्ट है आपका धात्विक गुण। देखिए अब धात्विक गुण को समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी तत्व के धातु जैसे गुणों की प्रबलता को धात्विक गुण कहते हैं। मतलब धातु में जो धात्विक गुण पाया जाता है उसी को धात्विक गुण बोलते हैं। कह रहा है कि आप अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं। आप देख लीजिए कि बाएं से दाएं आपको जाना है, मतलब कि लेफ्ट से राइट जाना है। आप जाइए लेफ्ट से राइट, तो धात्विक गुण क्या होंगे, घटेंगे। आप यहाँ से देख लिए, शुरू करिए, यहाँ सोडियम से आप शुरू करिए, क्योंकि सोडियम अगर बाएं से पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट में आता है सोडियम, तो आप इसको देखिएगा, जैसे ही परमाणु आकार इसका, जैसे ही सोडियम से आगे आप अगर जैसे जैसे 18वें समूह की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपके धात्विक गुण क्या होंगे, घटते जाएंगे। मतलब कि इसमें से जो यहाँ ठोस अवस्था में रहेगा, जो इधर ठोस अवस्था में, वो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ अधातु होते जाएंगे, कुछ क्या होंगे, कुछ में उप धातु हो जाएंगे, कुछ गैसीय अवस्था में पाए जाने लगेंगे। मतलब इनके धात्विक गुण जो है ना, धीरे धीरे अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उनका गुण घटता चला जाएगा। कार्य आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं। मतलब धातुई गुण अगर फर्स्ट वाला आप अगर फर्स्ट अगर में रहते हैं आप पहला समूह वाला में, तो आपका जितना धात्विक गुण होगा अधिक होगा, लेकिन दूसरा तीसरा 18 तक जैसे जाएंगे आपकी धात्विक गुण धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। अब कह रहा है आयनन ऊर्जा। किसी तत्व के एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, ये अपने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, लेकिन इसकी ऊर्जा भी लग रही है उसको बाहर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। किसी तत्व के एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अगर अलग कर रहे हैं, आप उसको बाहर कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा उसको लगा तत्व को, वही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। कह रहा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अगर बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में। देखिए यहाँ पर ही दिखवाया है सीक्वेंस भी कि जैसे जैसे आप जाएंगे बाएं से दाएं की तरफ, अगर जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि तत्व अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं खोएगा, उसकी ऊर्जा अधिक लगेगी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में। परमाणु आकार भी घट रहा था, आपने देखा इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। मतलब कि नाभिक का जो आकर्षण होता है वो ज्यादा होता है। हमने आपको बताया ना कि जैसा हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार जो है घटता जाता है। जैसे घटेगा तो केंद्रीय बल क्या होता है, ज्यादा लगने लगता है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में उसको ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा ऊर्जा लगती है। यही बता रहा है। यहाँ देखिए सोडियम है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को दे देगा, लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नीज, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं, आर्गन के पास आते हैं, तो इसका देखे है कि अब परमाणु आकार छोटा हो गया था, इसलिए इसका नाभिकीय ऊर्जा जो है ना
ज़्यादा लगने लगेगी, आकर्षण बढ़ता जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में इसकी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। कार्य किसी रासायनिक बंध से बंध बनाने वाले परमाणु की वह प्रवृत्ति जिससे वह साझा इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब कि कोई भी रासायनिक बंधन बना रहा है, अगर एक परमाणु से वो अपना परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अगर जैसे इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है या फिर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कह रहे किसी आवर्त में बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? अगर आप बाएं से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाएगी। सोडियम के देखिए विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो कोई एक ही इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो उस विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये लोग धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन अधिक त्याग करते हैं, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आर्गन की हो जाएगी। ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है ऑक्साइडों का गुण। ऑक्साइड कह रहा है कि ऑक्साइड मतलब आपको भी पता है कि कोई भी अगर तत्व ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो मतलब यौगिक बना रहे हैं, उसी को ऑक्साइड के अंतर्गत रखते हैं। कह रहे आवर्त में बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट से अगर राइट जाने पर क्षारीय गुण घटता है। क्षारीय गुण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे देखिए सबके साथ ऑक्सीजन लगा है, इसीलिए इसको ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड ग्रुप। सबके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन है। लेकिन आपके पास मानिएगा पीरियोडिक टेबल है, या आप रख लीजिए। अगर बाएं से जैसे दाएं की तरफ आप जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्षारीय गुण घटता है। मतलब कि जो कड़वापन होगा ना तत्व के अंदर, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन कह रहे हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। आपको भी पता है कि अगर क्षारीय गुण घट रहा है, मतलब कि स्वाद में कड़वापन कम हो रहा है, मतलब कि अम्लीयता का गुण बढ़ रहा है, अम्लीय गुण प्रवृत्ति का हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह से सोडियम से अगर कोई धातु, मैग्नीज, एल्युमिनियम से इस तरह से बनते जा रहे हैं, तो वो इस तरह से इनकी क्षारीयता का गुण धीरे धीरे घटेगा, उभयधर्मी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अम्लीय हो जाएगा। तो ये इसका मतलब एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का स्वभाव क्षारीय से अम्लीय हो जाता है। मतलब कड़वापन से धीरे धीरे उनके गुण में बदलाव आकर अम्लीय हो जाते हैं। अब कह रहा है कि आवर्त में गुणों का सारांश आप देख लीजिए। कह रहा है कि आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाने पर देखिए क्या क्या होगा, ये हम शुरू से वहां से पढ़ते आ रहे हैं विशेषता के साथ में। अगर बाएं से दाएं जाने पर देखिए क्या क्या बढ़ेगा और क्या क्या घटेगा। एग्जाम्पल में हम सोडियम से लेके आर्गन तक लिए हैं, क्योंकि सारे समूह का एक एक तत्व हमने रख लिया है 18 तक का। देखिए यहाँ से आपको बढ़ते, यहाँ पर ही देखिए क्या क्या आपका बढ़ जाएगा। अगर बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट अगर पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे, तो देखिए आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, बढ़ता जाएगा। जो हमने आपको दिखाया, ये आप एक तरह से मानिए रिवीजन हो रहा है आपका। संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, किसी में एक है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 ऐसे। आयनन ऊर्जा भी अधिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में दिक्कत होगी, आयनन ऊर्जा उनका अधिक होगा। विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाएगी। लेकिन धात्विक गुण क्या होगा? धीरे धीरे घटता चला जाएगा। धातु का गुण धीरे धीरे घटते जाएगा अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो। परमाणु आकार भी धीरे धीरे घटता जाएगा। आपने देखा था ना, सोडियम का परमाणु आकार बड़ा था, लेकिन जैसे हम आर्गन के पास गए, परमाणु आकार धीरे धीरे क्या हो गया? छोटा हो गया, कम हो गया। 1 से 4 तक बढ़ती है, बढ़ रहा था, अब फिर धीरे धीरे क्या हो गया? 1 हो जाता है। संयोजकता संयोजकता हमने देखा कि धीरे धीरे 4 तक बढ़ेगा, फिर 3, 2, 1 हो जाएगा, और आर्गन पर जाके 0 हो जा रहा था। संयोजकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में नियमित परिवर्तन होते हैं, मतलब लगातार बदलते रहते हैं। कब कह रहा है मेंडलीव आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता? किस तरह से जो मेंडलीव आवर्त सारणी उसे श्रेष्ठ कैसे हुआ आधुनिक आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी अधिक वैज्ञानिक और उपयोगी हो गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
परमाणु संख्या पर आधारित। हाँ, हमने जो सजाया था ना, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या पे आधारित है, बल्कि मेंडलीव वाला परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार वर्गीकरण किया गया है कि जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उसी तरह से सजाया गया है। रासायनिक आवर्तता की स्पष्ट व्याख्या की गई है कि किसमें कौन सा आवर्त में रखा जाएगा। मेंडलीव की विसंगतियों का समाधान हो गया जैसे ही आधुनिक पीरियोडिक टेबल आया। तत्वों का स्पष्ट वर्गीकरण भी हो गया। जो ये झंझट था ना, ए और बी उपवर्ग बन रहा था, फिर आगे जाके 3 गो उपवर्ग बन गया, तो ये झंझट भी समाप्त हो गया आधुनिक पीरियोडिक टेबल के आने से। याद रखना अपेक्षाकृत इजी हो गया, मतलब कि आसान हो गया। अब कह रहे हैं परमाणु संख्या पर आधारित। कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, ये हमने पढ़ते आ रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, उसी को कंपैरिजन बता रहा है। परमाणु संख्या तत्व का अधिक मौलिक गुण है। हाँ, जो परमाणु द्रव्यमान मेंडलीव बताए थे वो नहीं था, मतलब कि मौलिक गुण क्या है तत्व का? परमाणु संख्या है। देखिए कोबाल्ट और निकेल को देखिए 28 और 17। आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट के बाद निकेल रखा गया, क्योंकि कोबाल्ट 17 पे था और निकेल 28 है इसका परमाणु संख्या। देखिए उल्टा पुल्टा सब हो गया था ना परमाणु द्रव्यमान वाला में। परमाणु द्रव्यमान वाला में पहले निकेल आया था, उसके बाद कोबाल्ट आया था, तो ये सब अव्यवस्था हो गया था। ये सारे ठीक हो गया, क्योंकि व्यवस्था परमाणु संख्या के आधार पर किया गया, इसलिए बहुत सारी कमियां दूर हो गई। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम रासायनिक आवर्तता भी कह रहे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार व्यवस्थित किया गया, उसी को डिटेल में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने सजा दिया। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक ही वर्ग में रखे गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके हमने तत्व के एक ग्रुप बना दिया। तत्व के गुणों की आवर्तता को आसानी से समझा जाने लगा। यहाँ देख लीजिए लिथियम, सोडियम और ये इनकी देख लीजिए कि किस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया है और किस तरह से इन्हें एक ही वर्ग में रख दिया गया है। अब है आधुनिक आवर्त सारणी की अन्य श्रेष्ठताएं क्या क्या थी। मेंडलीव की कई विसंगतियां दूर हो गई, तत्वों के अधिक स्पष्ट हो गया, वर्गीकरण बहुत इजी हो गया, ये खत्म हो गया जो प्रॉब्लम आई थी। वर्गों को 1 से 18 तक संख्या दी गई थी, वर्ग हमने 18 रखा था, आवर्त 7 रख दिया। आधुनिक आवर्त सारणी को याद रखना आसान हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव आवर्त सारणी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और उपयोगी हो गया। अब कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, इसमें भी कुछ त्रुटियां रही गई, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। आधुनिक आवर्त सारणी के अधिकांश दोष दूर हो गए, मतलब दूर तो हुआ लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें अभी भी रह गई। हाइड्रोजन का स्थान देखिए, हाइड्रोजन के एक में समूह एक में रखा गया है, अभी भी निश्चित नहीं है। इसको अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि वो उस जगह पे जहाँ रखा गया है इसको इस सही जगह पे है, नहीं, अभी भी इसमें दिक्कत है। मेंडलीव वाला में भी इसको दिक्कत था। हीलियम का स्थान भी निश्चित नहीं किया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसका स्थान स्पष्ट नहीं हो पाया। ना ही हीलियम को स्पष्ट जगह दे पाया गया और ना ही हाइड्रोजन का, इसलिए कुछ कुछ कमियां अभी भी इसके अंदर दिखाई देती है आपको। आधुनिक पीरियोडिक टेबल का आधुनिक आवर्त सारणी पूर्णतः दोष रहित नहीं है, इसको नहीं आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह परफेक्ट है, नहीं, ये भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। तो हम लोगों ने आज जाना कि क्या है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता और क्या इसमें दोष पाई गई है। लेकिन आगे हम इनके नामकरण जो है ना, सभी वर्ग का जो धातुओं का नामकरण दिया गया उसको कर लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करके इसको फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।